जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपना प्यारा चैनल बीटेक कॉलेज में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए डीएसटीएल का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम क्या है भाई, सेट थ्योरी रिलेशन पोसेट एंड लैटिस। तो सेट थ्योरी रिलेशन पोसेट एंड लैटिस, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेट के बारे में देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो सर, एक बात ये भी है कि जो लेक्चर आने वाले हैं डीएसटीएल के कंप्लीट लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, डीएसटीएल के कंप्लीट लेक्चर आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। डीएसटीएल के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स आपको आने वाले हैं यूट्यूब पे। जो रिमेनिंग लेक्चर जो बच रहे हैं वो सभी के सभी लेक्चर्स आएंगे आपके एप्लीकेशन पे, बीटेक पॉली के एप्लीकेशन पे। तो अगर आप लोगों ने बीटेक पॉली का ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप बीटेक पॉली का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमने जो बैच का नाम रखा है भाई, वो बैच का नाम क्या है, तो बैच का नाम है लक्ष्य बैच। आप एप्लीकेशन पे भी जाएंगे तो आपको वहां पे लक्ष्य बैच के नाम से मिल जाएगा, जो कि आपको बीटेक सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं सीएस और आईटी एंड एलाइड ब्रांच के, उनके लिए है आपको ये लक्ष्य बैच। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहे हैं वहां पे, और ऑफर का आप फायदा उठाइए। तो चलिए बात करते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं हम यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर बताया हमने कि टॉपिक क्या होने वाला हमारा, इंट्रोडक्शन टू सेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये आपका क्या है, ये आपका ओवरव्यू है कंप्लीट यूनिट का, कि 5 यूनिट है आपके अंदर, कौन कौन से यूनिट है, क्या क्या नाम है, ये आप लोगों को पता हो गया होगा। जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने आप लोगों को डिटेल्स में बताया था। ये आपका एकेटिव का ऑफिशियल सिलेबस है, ये भी आप लोग देख लिए होंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेट। अब इंट्रोडक्शन टू सेट, सेट की बात करते हैं। सेट होता क्या है, तो सेट नॉर्मली आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे अच्छे ढंग से कि सेट होता क्या है। तो सेट की बात करते हैं कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब जो कि पहले से ही डिफाइंड हो। क्या हो भाई, जो पहले से डिफाइंड हो उसको ही हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब जो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। डिस्टिंक्ट का मतलब जो कि ऐसा एलिमेंट जो कि रिपीट नहीं कर रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट या यूनिक एलिमेंट। समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन टू सेट के अंदर सेट होता क्या भाई। तो सेट ऐसा एलिमेंट होता है कि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो हमारा एलिमेंट है ना भाई, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, तो सेट बोलेंगे। तो आओ यहाँ पे हम डिफिनेशन को एक एक करके तोड़ तोड़ के समझेंगे, उसके बाद हम इसे देखने वाले हैं। चलो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस। अब आप बात करते हैं हम वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते क्या है इसके बारे में, है ना भाई। देखो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करते हैं ना भाई, तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात आती है वहां पे हम क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन, ये क्या होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन, पर्सन टू कलेक्शन। लिखोगे भाई कि कलेक्शन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। जो आपका कलेक्शन होना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपने रोहित से पूछा है भाई कि कलेक्शन क्या है, वोवेल कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कितने होते हैं, तो रोहित ने क्या जवाब दिया कि इंग्लिश अल्फाबेट में भाई वोवेल 5 होते हैं। इसी प्रकार आपने मनु से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कितने होते हैं, तो उसका भी जवाब क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शंस का एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो चलो, वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। इसे हम थोड़ा ऊपर करते हैं, है ना। फिर हम समझेंगे नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस। वेल डिफाइंड कलेक्शन तो आप समझ गए, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शंस आप लोग समझ गए होंगे। अब वेल डिफाइंड कलेक्शंस की एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो आप, एग्जांपल। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स क्या हो गया कि एक कलेक्शंस ऑफ, एक मिनट, लिखना, एक कलेक्शन ऑफ
वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। समझ में आ गया कि एक कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो जो वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं, 5 होते हैं। ये क्या है, पहले से वेल डिफाइंड है। अब सेट जब आप लिखते हो, सेट जब लिखते हो तो सेट ए जो है इस तरीके से तो लिखोगे, सेट, सेट के अंदर क्या आ जाएगा, ए ई। अभी हम सेट के पूरा प्रॉपर बात नहीं किए हैं, तो पहले हम आपको वेल डिफाइंड कलेक्शंस का एग्जांपल्स लिख देते हैं, है ना, कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस के अंदर वॉवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, है ना, यही होते हैं ना भाई, यही होते हैं ना वॉवेल। चलो ये वॉवेल हो गए। तो ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल से जो कि अल्फाबेट के अंदर आते हैं। ये क्या है, पहले से वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड के बारे में समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते क्या है। अब बात करते हैं हम नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस की, बात करते हैं हम नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस की, है ना भाई। चलो अब नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है सर, डिफिनेशंस में वेल डिफाइंड कलेक्शन है आपने बता दिया, लेकिन नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है। तो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस की बात करते हैं, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस में क्या होगा कि अगर आपसे किसी ने पूछा भाई नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस किसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन जो होंगे हमारे, जो हमारे कलेक्शंस होंगे ना भाई, कलेक्शंस आर चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। जो हमारा होगा कलेक्शंस, उसमें क्या होगा कि कलेक्शन हमारा चेंज करेगा पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे आपका सिनारियो चेंज होते रहेगा पर्सन टू पर्सन, कि अगर आपने अभिषेक से पूछे हो कि भाई आपके लिए फेवरेट कार क्या है, तो अभिषेक का जवाब क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग उसका फेवरेट कार कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग आपका फेवरेट कार कोई और हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा फेवरेट कार कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कलेक्शंस पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहे हैं। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, तो आपके क्लासरूम में आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई और हो सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई और हो सकते हैं, एंड रमन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई और हो सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है भाई, ये सभी एग्जांपल्स क्या है, तो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस के एग्जांपल्स है। आगे हमने एग्जांपल्स भी ले रखे हैं, तो आप यहां समझ लेंगे तो वहां पे आपको एग्जांपल्स इजीली समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है। अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आपने पढ़े होंगे भाई 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़े होंगे, लेकिन इतना डिफिनेशंस को तोड़ तोड़ के किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो इतना डिफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशंस आप समझ लीजिए, बस वही आपके लिए काफी है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करते हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होता है भाई, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम यूनिक एलिमेंट बोलते हैं, है ना, एक मिनट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही हम यूनिक एलिमेंट बोलते हैं, यूनिक एलिमेंट बोलते हैं। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो कि रिपीट न करे, ऐसा एलिमेंट जो कि अपने आप में क्या हो, यूनिक हो। अब देखो यूनिक की बात करते हैं तो ए अपने आप में क्या है, यूनिक है, ई अपने आप में क्या है, यूनिक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने लिखे हो, ए लिख लिए हो, ई लिख लिए हो, आई लिख लिए हो, ओ लिख लिए हो एंड यू लिखे हो, एंड फिर अगर आपने ए लिख लिए हो, फिर आपने यू लिख लिए हो, तो ए क्या हो गया, ये आपका यूनिक एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गया, रिपीट कर लिया। तो वहीं पे जहां पे एलिमेंट का रिपीटेशन आ जाएंगे, वहीं पे वो आपका यूनिक एलिमेंट नहीं होगा। जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना होंगे तो आपका सेट नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन से आपने ये भी सीखा कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, साथ में क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शंस एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जो बात हमने समझाए इसी बात को हमने लिख रखे हैं आपको बैक स्लाइड में। इसमें जो चीज हमने अभी समझाया आपको वही चीज लिखा हुआ है। एक बात और
एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि सेट जो होता है, नेक्स्ट पेज पे लिखना आप, जो सेट होते हैं ना हमारे, सेट ए, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का जो नेम होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ए टू जेड। तो सेट के जो नेम होते हैं, मान के चलो सेट ए लिया हमने, अब सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट क्या लिया, ए ले लिया, ई आई ओ एंड यू, है ना। तो यहाँ पे एक एक का मतलब समझेंगे हम, है ना, एक एक का मतलब समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेट ए लिया है हमने, इस सेट ए को हम क्या बोलते हैं, सेट का नेम बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, है ना, ए टू जेड, ए टू जेड। ये आपका सेट का जो नेम है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसे आप इनक्लोज किससे करते हो, तो इनक्लोज, इनक्लोज, इनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट, है ना, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, इसे आप इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। एंड जो इनके एलिमेंट होते हैं, जो इनके एलिमेंट होते हैं, इसे आप क्या बोलते हो, एलिमेंट, आप इसे क्या बोलते हो, एलिमेंट। इसके एलिमेंट को आप रिफर करते हैं एलिमेंट इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, है ना भाई, स्मॉल लेटर से, ए टू जेड, ए टू जेड, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से। लेकिन सर आपने सेट का नाम बता दिया, आपने कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज है वो भी बता दिया, आपने एलिमेंट का भी बता दिया कि एलिमेंट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, तो आप इसे लिखेंगे इनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड इट्स एलिमेंट, इट्स एलिमेंट्स सेपरेटेड विद कॉमा, है ना भाई, सेपरेटेड विद कॉमा। आप इसके एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हो, तो कॉमा से। तो जो बात अभी तक हमने बताया कि सेट होता क्या है भाई, तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉरी, सेट को जो नेम, सेट का जो नेम है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे हम डिनोट करते हैं, तो सेट का नेम को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड जो सेट होता है उसे हम कर्ली ब्रैकेट से अंदर रखते हैं, एंड उसके जो एलिमेंट होते हैं उसे हम इनक्लोज करते, जो उनके एलिमेंट होते हैं उसे हम सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, आप सेट समझ गए, है ना। तो अब जितने बात हमने बताया आपको, जितने चीज हमने आपको बताए हैं, ये सभी चीज आपके लिखा हुआ है इस स्लाइड के ऊपर। अब इस स्लाइड के ऊपर जो जो चीज हमने अभी बताया उसे आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। चलो, इंट्रोडक्शन टू सेट की बात कर रहे थे हम, इंट्रोडक्शन टू सेट की बात कर रहे थे। तो सेट होता क्या कि ए सेट इज कलेक्शंस ऑफ, देखो यहाँ पे हमने यही चीज लिख रखा भाई, ए सेट इज कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोलो या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बोलो या ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही क्या आते हैं, एलिमेंट्स, मेंबर्स आते हैं, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम सेट्स बोलते हैं। जो चीज अभी हमने समझाया था सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि दिस एलिमेंट में बी एनीथिंग लाइक नंबर, लेटर ऑफ अल्फाबेट, पॉइंट। अब सेट के अंदर आप क्या क्या आएंगे, सेट के अंदर आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेटर्स भी लिख सकते हैं। किसके लेटर्स, अल्फाबेट के लेटर्स। तो लाइक नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एंड पॉइंट्स, ये सभी सेट के अंदर दिखेंगे तो वो आपका क्या लगा भाई, सेट। लेकिन शर्त वही है कि जो आपके लेटर होंगे वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जो आपका नंबर है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। अब सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे अभी हम समझा रहे थे तो वहां पे बताया था कि जो सेट का नेम होता है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, देयर एलिमेंट बाय लोअर केस लेटर, लोअर केस का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके एलिमेंट को, जो कि अभी हमने आपको समझाया। अब नेक्स्ट क्या है,
कि ए सेट इज रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स विद इट्स एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। सेम चीज हमने अभी लिख के आपको बताया था, समझ में आ गया। अब एग्जांपल्स बात करते हैं सेट की। तो यहाँ पे सेट का एग्जांपल्स है सेट ए, जहां पे एलिमेंट क्या है ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे देखेंगे ए ई आई ओ यू है, ये क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन के साथ साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन के साथ साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है तो हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। समझ में आ गया सब चीज। अब चलते हैं एग्जांपल्स, एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे। वहां पे हम आपसे पूछने वाले हैं कि जो हमारा गिवन एग्जांपल्स है वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस है या नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। ये हमारा जो एग्जांपल्स है ये सेट का एग्जांपल्स है या नॉट सेट का एग्जांपल्स है। तो अगर आपने डिफिनेशंस बढ़िया से समझ गए होंगे, आपने कंसेप्ट बढ़िया से समझ गए होंगे, तो वहां पे आप जवाब फास्ट देने वाले हो, है ना। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो एग्जांपल्स है हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शंस का। जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस का जो एग्जांपल्स है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, सेट कहलाएगा। अब देखो एग्जांपल्स क्या है। फर्स्ट एग्जांपल जो अभी हमने समझाया कि वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवेल्स जो है वो हमारे क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो यही होता है ए ई आई ओ यू। लेकिन सेट के अंदर क्या होता है, अभी तो हमने सेट समझा था, लेकिन सेट के अंदर आपको जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए ई आई ओ यू, जब आपको सेट के रूप में दिखाना होगा तब। क्योंकि ये यहाँ पे हम सेट के रूप में नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम बस वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ रहे हैं, तो इसीलिए ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेज ऑफ द वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं भाई, तो 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो आप ये भी क्या है, 7 डेज भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पहले से ही डिफाइंड है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं भाई, तो 7 डेज होते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शंस के एग्जांपल्स हैं हमारे। बात करते हैं प्राइम नंबर। थर्ड जो एग्जांपल है हमारा कि प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर लेस देन 20। तो 20 से लेस देन, जो 20 से कम होंगे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये सभी क्या है, पहले से ही वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। लेकिन अगर यहीं पे हमें दे देता कि प्राइम नंबर लेस देन नहीं देता, प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर की बात करता तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 से लेके कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट तक। तो प्राइम नंबर लेस देन 20 क्या है, लेस देन यहाँ पे नंबर जब दे देता है ना, तो वहां पे हमारे क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो जाते हैं। समझ में आ गया, वेल डिफाइंड कलेक्शंस। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 की बात किया है यहाँ पे, तो 1 to 10 की जहां पे बात हो गई वो क्या हो गया हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो गए। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट जो है हमारे क्या, कि मंथ हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज वाले मंथ कौन कौन से हैं, तो 31 जिसके अंदर देखो, जिस महीने के अंदर 31 आए, है ना, जिस महीने में 31 आए उस महीने का क्या है, कि उस महीने का आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो मंथ्स हैव 31 डेज। तो 31 डेज वाले कौन कौन से मंथ आते हैं, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सभी जो मंथ है, ये सभी मंथ क्या आते हैं, 31 डेज वाले हैं। तो समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हम नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस की, है ना, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस की। अब नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस में देखेंगे कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन में शर्त क्या थी, कि कलेक्शन जो होना चाहिए वो हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, कि प्रत्येक पर्सन, अगर आपने विकास से पूछा है कि विकास से क्या पूछा भाई, कि फ्लावर्स, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है कौन है, आपके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स कौन है, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, एंड अदर पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन सिनारियो चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस, है ना। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारा कलेक्शंस ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे ब्यूटी क्या हो गया, ब्यूटी हो गया हमारा सब्जेक्टिव, जहां पे सब्जेक्टिव आ जाता है वो हमारे क्या हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, कलेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास। अभी हमने बताया था आपको जब डिफिनेशन समझा रहे थे कि आपके क्लास में आपके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई और होंगे। कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मतलब कि अगर 90% से ऊपर जो बच्चे मार्क्स ला रहे हैं वो भी इंटेलिजेंट है आपके अकॉर्डिंग, कोई 85% से ऊपर ला रहा है वो भी इंटेलिजेंट है, कोई 75% से ऊपर ला रहा है मार्क्स तो वो भी इंटेलिजेंट है। तो सबके अकॉर्डिंग, सबके सिनेरियो के अकॉर्डिंग अलग अलग है इंटेलिजेंट का पहचान। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये आपके क्या हो गया, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आ गया।
बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कलेक्शंस ऑफ एक्सपेंसिव कार। अब एक्सपेंसिव कार की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव कार आपके वैलेट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंसिव कार जो है वो आपके वैलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जेब में कितना पैसा है। अगर आपके जेब में करोड़ों रुपए हैं तो आप एक्सपेंसिव कार आप करोड़ों के अकॉर्डिंग अफोर्ड करोगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास लाख रुपए हैं, आपके वॉलेट में लाख रुपए हैं, तो आप लाख रुपए के अकॉर्डिंग कार को अफोर्ड करोगे। समझ में आया। तो वही बात करते हैं ना यहाँ पे भाई, कलेक्शंस ऑफ एक्सपेंसिव कार। कलेक्शंस ऑफ एक्सपेंसिव कार की बात करते हैं तो द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एक्सपेंसिव जो यहाँ पे कॉस्ट जो पड़ रहा है पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा कि आप किस पर्सन के, पर्सन टू पर्सन कहने का मतलब है हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव कार कुछ और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव कार कोई और हो सकता है, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव कार कोई और हो सकता है। समझ में आ गया। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस इतना डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने 11th क्लास में भी बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे ना भाई तो गारंटी लेते हैं कि यहाँ पे आपने बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा अभी तक कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट को हम पहचानते कैसे हैं, अगर हमारे पास एग्जांपल दे दिया कि ये सेट है या नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इन सभी एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप इजीली समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। कलेक्शंस ऑफ टॉल पीपुल। आपके अकॉर्डिंग लंबा इंसान कोई और हो सकता है ना। आपने मान लिया कि 6 फीट का जो इंसान है वो हमारे अकॉर्डिंग लंबा है, लेकिन अगर हमने माना है कि 5 फीट वाले भी इंसान लंबे होते हैं और जो 7 फीट के हैं वो भी इंसान लंबे, तो सभी के अकॉर्डिंग क्या है, सिनारियो अलग अलग है ना भाई। मान के चल लो कि नेपाल में गए, नेपाल में ज्यादातर जो लोग हैं वो कम हाइट के होते हैं। नेपाल में ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कम हाइट के होते हैं, तो वहां पे 6 फीट के जो भी होंगे इंसान वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। वहां पे सारे 5 फीट के भी जो इंसान होंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, तो टॉल कहलाएंगे। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन सिनारियो चेंज हो रहा है। सीधा समझ लो, पर्सन टू पर्सन अगर आपका सिनारियो चेंज हो रहा है तो उसे ही आप क्या कहोगे, वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सॉरी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आ गया। अब है कलेक्शंस ऑफ टेस्टी फ्रूट। यहां भी कलेक्शंस ऑफ टेस्टी फ्रूट की बात आई है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिनारियो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, चेंज करेगा। पर्सन टू पर्सन क्या चेंज करेगा कि हमारे अकॉर्डिंग कोई फ्रूट जो है उसका टेस्ट हमारे अकॉर्डिंग अच्छा है, टेस्टी है, आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरे फ्रूट जो है वो टेस्टी है, थर्ड भ्रमण के अकॉर्डिंग कोई और टेस्टी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन टेस्ट चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस का एग्जांपल्स हो गए। समझ में आ गया है ना। इन 5 एग्जांपल्स थे नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस के। वेल डिफाइंड कलेक्शंस, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस, सभी के एग्जांपल समझ में आ गए ना भाई। अब बात करते हैं हम मिक्स का। अब बात करते हैं भाई, अब इंटरेस्टिंग आने वाली है। अब इंटरेस्ट आने वाला है कि जो बात हमने अभी बताया वो आपको समझ में आया नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। जो अभी हमने समझाया उसे हम चेक करने वाले हैं। तो बताना भाई कि कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड टुडेज असाइनमेंट। क्या हमने क्या पूछा है कि किसी टीचर ने क्लासरूम में आया और पूछा कि बताओ भाई कलेक्शंस करो कि आपके क्लासरूम में कौन कौन से स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाया है ना। कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड टुडेज असाइनमेंट, जिसने असाइनमेंट कंप्लीट किया उसका कलेक्शंस बनाओ। तो यहाँ पे आपके क्लासरूम में 20 बच्चे बैठे हैं, उसमें से मान के चल लो 5 स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है, तो 5 स्टूडेंट क्या हो गए हमारे कलेक्शंस हो गए, वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो गए। वहां पे हम 5 स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाएगा, कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड टुडेज असाइनमेंट। तो ये हमारे क्या होगा, बताना वेल डिफाइंड कलेक्शंस होगा या नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये जो है आपका कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड टुडेज असाइनमेंट, ये आपका क्या हो गया भाई, तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस का एग्जांपल्स हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शंस का एग्जांपल्स हो गया, है ना, कलेक्शन का एग्जांपल्स। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन सीधा कहोगे सेट है या नहीं है, तो ये आपका सेट है। अब बात करते हैं कलेक्शंस ऑफ द क्यूटेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड। क्यूटेस्ट बेबी की बात हुई है पूरा वर्ल्ड में, तो क्यूटेस्ट बेबी की बात हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो आपके अकॉर्डिंग क्यूटेस्ट बेबी कोई और लगेगा, हमारे अकॉर्डिंग क्यूटेस्ट बेबी कोई और होगा, आप किसी और के अकॉर्डिंग कोई और होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, सिनारियो चेंज कर रहा है। तो जहां पे आपका पर्सन टू पर्सन सिनारियो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका नॉट सेट, है ना। कलेक्शंस ऑफ यूट्यूब चैनल विद मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर। अब आपको 10 मिलियन से ऊपर के जो सब्सक्राइबर, 10 मिलियन जिस यूट्यूब चैनल का 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका है उसका कलेक्शंस करना है।
तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे बात करें कि आपको जितने यूट्यूब पे चैनल है उसका क्या करो, कलेक्शंस करो, तो वो तो मुमकिन ना है ना, नामुमकिन है वो। लेकिन आपसे क्या कह दिया कि 10 मिलियन वाले को करो, तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। कलेक्शंस ऑफ यूट्यूब चैनल विद मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो ये आपके लिए क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो गए। तो ये क्या हो गया, आपका सेट हो गए। समझ में आ गया, सेट हो गया, वेल डिफाइंड। जिसे आप वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि आपको डिफाइन कर सकते हो ना, जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे इनफाइनाइट की बात आती है वो क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट, कलेक्शंस ऑफ द कूलेस्ट टीचर्स इन द कॉलेज। कूलेस्ट कहने का मतलब एकदम कुल, जो कुल रहता हो। तो यहाँ पे बात आया है कि कलेक्शंस ऑफ द कूलेस्ट टीचर्स इन द कॉलेज, है ना। आपके कॉलेज में, आप कॉलेज में तो होंगे, अभी सेकंड ईयर में गए हो, तो आप कॉलेज में आप बताना कि आपके कॉलेज में कौन से कूलेस्ट टीचर्स आपको लगते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जिसके साथ आपको वाइब मैच करता है वो आपको क्या लगने लगते हैं, कुल लगते हैं ना, कुल लगने लगते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कूलेस्ट टीचर्स कोई और होंगे, हमारे अकॉर्डिंग कोई और होंगे, तीसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग कोई और होंगे। तो जहां पे सिनारियो चेंज होने लगा, पर्सन टू पर्सन सिनारियो चेंज की बात आ गई, तो वहां पे उसे हम क्या कहेंगे भाई, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉट अ सेट, है ना, नॉट सेट या नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब बात करते हैं हम कलेक्शंस ऑफ मोबाइल फोन्स प्राइस एवं, जो कि 1 लाख से ऊपर वाले, 1 लाख से ऊपर की फोन का क्या करना है, कलेक्शंस करना है। तो आप इजिली 1 लाख से ऊपर के जो फोन आते हैं उसका कलेक्शंस कर सकते हैं। तो एक क्या हो गया आपका, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो गए। समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन टू सेट के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिए है। तो इतना टाइम लेने के बाद भी अगर आपको सेट समझ में ना आया तो देख लेना भाई, सेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाए इस तरीके से, एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कि इनमें से कौन सा सेट है, तो आप इजिली करके आएंगे। समझ में आ गया भाई। चलो अब बात करते हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे, है ना। आगे हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड सेट्स। अब ये जो कुछ स्टैंडर्ड सेट है इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये जो स्टैंडर्ड सेट है, ये स्टैंडर्ड सेट के यूज होने वाले हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। जब इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वहां पे आप समझ में ही ना आएगा, सर ये क्या लिख दिया आपने। तो ये स्टैंडर्ड सेट को आप नोट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो वहां पे, लेकिन एज ए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं। अब जो स्टैंडर्ड सेट की बात करते हैं, एन, कैपिटल एन अगर आपको दिखे तो आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको कैपिटल एन दिखा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आपको कैपिटल डब्ल्यू दिखा है तो सेट ऑफ होल नंबर्स, अगर कैपिटल जेड दिखा है तो सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड अगर आपको, एक मिनट, है ना, अगर आपको सेट ऑफ इंटीजर्स, अब क्या है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, अगर आपको कैपिटल क्यू दिखा है, यहां पे बात करते हैं, अगर आपको जेड दिखा है ना, जेड दिखा है तो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स, क्यू दिखा है तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू डैश दिखा है तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, आर दिखा है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड सी दिखा है तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन सभी स्टैंडर्ड सेट को आप ध्यान से नोट कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, है ना। चलो समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा क्या, इंट्रोडक्शन टू सेट। सेट होता क्या है, सेट के बारे में समझ में आ गया, सेट को हम रिप्रेजेंट कर, सॉरी, सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेट के हम लिखते कैसे, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। वेल डिफाइंड कलेक्शंस, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस के एग्जांपल्स भी देख लिए। तो अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से भाई, तो एक है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसे आप क्या बोलते हो, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हो। इसे क्या बोलते हो, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। तो रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, एक मिनट रुक जाना भाई, रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म क्या होता है इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, एंड देन देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रूल मेथड भी बोलते हो। सेट बिल्डर फॉर्म को आप रूल मेथड भी बोलते हो, एंड रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड बोलते हो। इतना समझ में आ गया। अब देखने वाले हैं हम रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है,
तो रोस्टर फॉर्म एकदम इजी है। रोस्टर फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसके एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखते हैं भाई, उसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया? रोस्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसके एलिमेंट को हम कॉमा के साथ सेपरेट करके एंड करली ब्रैकेट से इंक्लोज करके लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया? देखो डेफिनेशन भी सेम चीज लिखा होगा कि इन द रोस्टर फॉर्म all the element in the roster form, all the elements of a set are listed inside curly brackets and separated by comma। सेम बात अभी हमने बताया आपको कि रोस्टर फॉर्म ऐसा फॉर्म है जिसके एलिमेंट को आप करली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखते हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सेट ए ले लिया हमने, है ना, सेट ए ले लिया जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड यू। इसी एलिमेंट को अगर आपने कॉमा एंड करली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दी हो तो यही आपका क्या कहलाएगा? एक मिनट, इसी को आपने क्या कर दिया? करली ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर दी हो तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म होता क्या है ना? अब बात करते हैं हम इनके एग्जांपल्स की, है ना। अब बात करते हैं हम इनके एग्जांपल्स की। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका प्रैक्टिस अभी से कर लेते हैं, है ना। देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइडेड 84। लिखना है आपको, सेट बनाना है और सेट को रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखना है कि जो कलेक्शंस होंगे कि 84 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो कि नेचुरल नंबर्स हो। तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात किया है तो हम सेट का नाम दे देते हैं सेट एन। हमने सेट का नाम दे दिया एन। अब एन क्यों? तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि जो सेट का नेम होता है हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ए टू जेड लिख सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर से तो हमने कैपिटल लेटर एन दे दिया। अब रोस्टर फॉर्म की बात क्या है तो करली ब्रैकेट्स तो नीड है यहाँ पे। अब देखो 84 को डिवाइड करने वाला कौन कौन से एलिमेंट है? 84 1 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से, 3 से, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे भाई, 7 से, हाँ 7 से भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं 7 के बाद किससे डिवाइड होंगे तो 7 के बाद 12 से, है ना, 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद देखो 12 के बाद किससे डिवाइड हो रहा है तो 12 के बाद आप करते हो डिवाइड तो 12 हो गए। उसके बाद एक मिनट, 1 2 3 4 6 7 12 एंड 12 के बाद आप 21 से करोगे, है ना, 14 से होगा, देख लेना है को 12 हो गए। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आपने कर दिया 24, है ना, 21। अगर आप 21 से करते हो तो 21 से तो नहीं होगा। देखो 12 के बाद 12 सत्ते क्या हो गया, 12 सत्ते 84 हो गए। उसके बाद आपको क्या देखना है कि 12 सत्ते 84 के बाद 14 से क्या कितने हो गए, देख लो ना भाई, डिवाइड करके देख लो, इतना तो आप सब समझ रहे होंगे ना कि और 84 हो गए। उसके बाद आप 14 से कर सकते हो तो 14 से करोगे तो 14, 16 से करो, 16 से भी नहीं होंगे, 17 से होंगे क्या, 17 से भी नहीं होंगे, 17 के बाद 18 से, 19 से, 21 से, 22 से 22 से हो जाएंगे भाई, 22 से, 21 से भी नहीं होंगे, 21 से हो जाएंगे, हाँ 21 से हो जाएंगे। देखो 4 एंड 21 से हो गए। इसके बाद क्या कर दिया आपने, 4 कर दिया, 4 दूना 8, 4 एकम 4 एंड 4 दूना 8। इसके बाद 21 के बाद आप कर रहे हो तो 21 के बाद 42 से हो जाएंगे एंड 42 के बाद 84 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 6 7 12 21 42 84। अब देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख लेना कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया। तो 12 सत्ते 84 हो गए। उसके बाद 20 होने गया 4 से, 42 2 एंड 1। इसके पहले 21 से पहले कोई एलिमेंट है जो कि छूट गया हो, देख लेना भाई। 14 से करोगे तो 14 के पहाड़ में 84 आता है, तो देख लो ना, 14 के 14 32, इसके अंदर नहीं आता है। इतने एलिमेंट है जो कि क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि डिवाइड कर रहा है 84 को, है ना।
84 को डिवाइड करता है। अब बात करते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर जो कि लेस देन क्या हो 30 से लेस हो। अब 30 से लेस की बात करा है तो प्राइम नंबर सेट ऑफ पी। अब पी की बात करते हैं हम, तो पी के अंदर प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करो भाई, 2 3 5 7, उसके बाद क्या देखो 11 हो जाएंगे, 13 के बाद क्या आ जाएगा 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29, है ना 29। यही हमारे क्या है प्राइम नंबर है जो कि लेस देन है 30 से। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कि द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 10 से क्या हो कम हो। 10 से क्या हो भाई कम हो। अब 10 से कम की बात करते हो, है 10 से कम की बात करते हो तो जब 10 नेचुरल से ऑड नेचुरल नंबर से तो सेट ओ ले लो आप, सेट ओ ले लिया, कैपिटल ओ ले लिया। अब नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो लेस देन 10 के अंदर क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। यही तो है ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स यही तो है भाई 1 3 5 7 9 जो कि 10 से क्या हो कम हो। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इंजीनियरिंग। और आपको एक नया वर्ड मिला यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर, आपको बताना है कि वॉवेल्स कितने हैं। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड इंजीनियरिंग, तो सेट बनाओ सेट, और वॉवेल्स की बात हुई है तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है जो कि वॉवेल्स है। तो कैपिटल ई वॉवेल्स हो गया, लेकिन एक मिनट, ई वॉवेल्स हो गए, एन जी आई, आई क्या हो गया आपका वॉवेल्स हो गया, है ना। डबल ई क्या हो गए वॉवेल्स हो गए, आई क्या हो गए वॉवेल्स हो गए, एंड जी। तो ई आई, जो ई है 3 टाइम ई है एंड आई है, आई क्या है 2 टाइम है। लेकिन आपको पता है कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है भैया, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे वॉवेल्स कितने हैं, तो वॉवेल्स जब आपको लिखने की बात आएगी तो इसे आप इरेज करके क्या लिखोगे, इसे आप इरेज करके क्या लिखोगे भाई, देखो यहाँ पे इसे आप इरेज करके लिखोगे। जब आपको सेट दिखाना है तो कितने वॉवेल्स हैं, 2 ही तो वॉवेल्स है ना भैया। इसमें वॉवेल्स कितने हैं, 2 ही तो हैं, ई है एंड आई है, इसके अलावा कोई है ही ना, इसके अलावा तो कोई है ही ना। तो सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ये भी आपका क्या बन गया रोस्टर फॉर्म के रूप में बन गया। तो समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है यहाँ पे 84 हो, यहाँ पे 42 भी हो सकता है, यहाँ पे 21 भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व भी इसी तरीके से करके आने हैं। समझ में आ गया कि सेट होता क्या है भैया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म, समझ में आ गया सभी को हैं। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की कि जो अभी हमने पढ़ा उसके अंदर क्या चीज था, कौन से पॉइंट थे जो नोट करने वाले थे, कौन से पॉइंट थे। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, जो सेट का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है कि आपने सेट लिख दिया 1 2 3, आप 1 2 3 लिखो, या देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सही से लिखते हैं ना कि थोड़ा बढ़िया ढंग से समझ में आया ना। देखो यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर की बात हुई है ना, तो देखो सेट ए लिखे हो, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है कि सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है, तो सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 3 2। तो 1 3 2, तो क्या कह रहे हैं ऑर्डर डज नॉट मैटर, एलिमेंट क्या है दोनों के अंदर जब सेम है तो दोनों क्या हो गया सेम सेट हो गया, कि यहाँ पे आपको एलिमेंट मैटर नहीं करता है। तो सेट के अंदर एलिमेंट मैटर नहीं करता है, एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के मतलब है कि सेट ए है जिसके अंदर आपके एलिमेंट क्या है 1 है 2 है 3 है 2 है 1 है एंड 4 है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना, ए अलाउड नहीं है, इसके अंदर ए अलाउड नहीं है। अलाउड क्या होंगे, तो 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया। तो क्या है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब जो आगे बात करते हैं हम कि इसके एडवांटेज की, रोस्टर फॉर्म का एडवांटेज क्या है,
तो रोस्टर फॉर्म के एडवांटेज की बात करते हैं हम, तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो रोस्टर फॉर्म है ना सभी के लिए क्या है, इजी है। चाहे इजी क्यों है कि ये एकदम सिंपल सा है कि एलिमेंट को लिख दो, करली ब्रैकेट लगा दो, कॉमा के साथ सेपरेट कर दो, तो ये क्या है, सिंपल है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट क्या है कि सुटेबल फॉर स्मॉल सेट्स, ये स्मॉल सेट्स के लिए क्या है, सुटेबल है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है भैया, इसका क्या है, डिसएडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है कि नॉट सुटेबल फॉर लार्ज और इनफाइनाइट सेट्स, ये इनफाइनाइट सेट के लिए सुटेबल नहीं है। ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म इनफाइनाइट सेट के लिए सुटेबल नहीं है। समझ में आ गया कि इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज क्या है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, रिप्रेजेंटेशन का ही है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूल मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रूल मेथड क्या होता है कि इसके एलिमेंट को अगर आप किसी भी रूल या प्रॉपर्टी के रूप में लिखते हो भाई, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। यहाँ पे देखो जिसके अंदर क्या लगा हो, रूल मेथड लगा हो, तो यहाँ पे क्या करते हो कि इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट यूजिंग अ रूल ऑफ सेट। जिसके एलिमेंट को आप यूज करते हो, कोई भी यूजिंग अ रूल ऑफ अ सेट, कोई भी रूल लगाते हो, कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हो, कोई भी मेथड लगाते हो, यूजिंग रूल और कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस देते हो, तो वही आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। सिंपल सा है कि सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड क्या होता है, तो किस जिसके एलिमेंट के ऊपर आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हो, कोई रूल लगाते हो, तो वही आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे सिंबल्स यूज करने की बात होती है, सिंबल्स क्या यूज करते हैं हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम कोई सिंबल्स यूज नहीं करते थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करते हैं। जहां पे देखो ये जो दो डॉट दिख रहा है ना, इस दो डॉट को हम क्या बोलते हैं, सच डैट। क्या बोलते हैं भाई, सच डैट। तो आपको इस तरीके से दो डॉट भी दिखेगा या सिंगल लाइन भी दिखेगा, तो इसे भी आप बोलते हो सच डैट, है ना। तो सच डैट सेट ए है आपके पास, सेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सेट ए इक्वल, एक मिनट, ये मक्खी भी परेशान कर रहा भाई, मक्खी ज्यादा हो रही है यहाँ पे। सेट ए है ना, जहां पे सेट ए के अंदर क्या है, हमारे पास वॉवेल्स है। तो अगर आपको इसे दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में, लेकिन अगर आपको इसे दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या करना होगा, देन ए, सेट ए का नाम हो गया ए, एक्स सच डैट, देख रहे हो वहां पे एक्स सच डैट, जो कि हम सिंबल यूज कर रहे हैं, एक्स सच डैट, एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, वॉवेल है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर है। तो इसी चीज को हमने क्या लिख दिया, इसी चीज को हमने रूल अप्लाई कर दिया, इसी की चीज के ऊपर हमने प्रॉपर्टी लिख दिया, इसी चीज के ऊपर हमने कंडीशंस लगा दिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इतना ही करना था, ये क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है कि एग्जांपल्स है गिवन बिलो आर सम सेट्स इन रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। आपके पास क्या दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, उसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। राइट द सेट ए ई आई ओ यू सेट इन बिल्डर फॉर्म, ये इसी का एग्जांपल्स है भैया, जो अभी आपने ये देखी हो। तो इसी चीज को आप लिख दो यहाँ पे कि एक्स सच दैट, यहाँ पे इसी चीज को लिख दो सेट ए के अंदर, है ना, कि एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आपको साउंड, अगर आपको लगे कि क्लास ज्यादा तेजी से चल रही है या एकदम धीरे धीरे चल रहा है, तो आप अपने YouTube सेक्शन में सेटिंग से चेंज कर सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप 2x पे करो, 1.5x पे करो या 4x पे करके चलाओ, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आराम आराम से ही पढ़ा रहे हैं, कोई तेजी नहीं चल रहे हैं। देखो राइट द सेट ए, जहां पे क्या है, ये भी आपके रोस्टर फॉर्म में, इसको भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। 1 4 9 16 25, यहाँ पे ध्यान देना क्या चीज है, 1 का स्क्वायर करोगे क्या आने वाला है 1, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आने वाला है, अगर आपने 1 का स्क्वायर किया हो 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर किए हो 9 भैया, हाँ भैया, 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16, एंड 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, तो 25, क्या आएगा 25।
25 है ना, 25 यही चीज दिख रहा होगा आपको, 1 4 एंड 9 एंड 16 एंड 25। तो 1 2 3 4 5 जो है क्या है, नेचुरल नंबर से। आपको 1 2 3 4 5 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर से। तो अगर आपको इसे प्रॉपर्टीज के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया? हाँ सर कैसे लिखोगे? तो सेट, एक मिनट देखना कि सेट, मक्खी स्लाइड को खुद ब खुद चला रहा है भाई। देखो सेट एन, अब एन क्यों सर स्मॉल में क्यों लिख दिए? तो देखो एन को कैपिटल में लिखना, स्मॉल में नहीं लिखना, कभी भी गलती मत करना। सेट एन। अब बात करते हैं एक्स सच दैट, एक्स इक्वल टू, एक्स जो है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड आपका जो एन जो है, एन जो है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स है ना, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स है ना। देखो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन जो है वो क्या है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एन इज लेस देन 6 है ना, लेस देन 6। इस तरीके से आप लिख सकते हो। 25 तक ये, अगर यहाँ पे 36 रहता तो लिख देना एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड एन इज लेस देन 7, एन इज लेस देन 8, एन इज लेस देन 9। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजिट चेंज भी होंगे, जरूरी नहीं है जो हमने सेम डिजिट दिया है वो सेम डिजिट रहे। आपके एग्जाम में यहाँ पे डिजिट चेंज भी रह सकते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप अभी से ही इसे तैयार करके चलेंगे, आप अपना खुद का नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है ना भाई? चलो समझ में आ गया। करली ब्रैकेट्स इसके अंदर भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे आप प्रॉपर्टीज के रूप में लिख दिए तो यही आपका क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है भैया? देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है कि राइट द सेट ए 2 2 3 5 7 11 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 3 5 7 11 है, ये क्या है आपका? ए है आपका प्राइम नंबर। क्या है भैया? प्राइम नंबर। क्या है सर? तो प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर है तो आप क्या लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, नंबर्स लेस देन कितना, लेस देन किससे कम है? तो लेस देन 12 लिख दो, है ना। इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 12। समझ में आ गया? अब सेट बिल्डर फॉर्म, अगर आपने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सीख लिए एंड सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है जो हमारा स्टार्ट होने वाला है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। अब जो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप्स के सेट होते हैं एक एक करके हम देखेंगे। समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू सेट क्या होते हैं। लास्ट जो आज के सेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। अब देखो फर्स्ट जो टाइप्स है ना भैया हमारा क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बताना, फाइनाइट सेट क्या होता है? तो फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसे आप काउंट कर सकते हो, जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, फाइनाइट सेट्स। तो सेम डेफिनेशन लिखा होगा यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज काउंटेबल फाइनाइट इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट के नंबर को, जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो उसी को आप क्या बोलते हो, फाइनाइट सेट्स। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स क्या है कि ए 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 5 है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने एलिमेंट को काउंट कर लिए हो, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। अब करते हैं इनफाइनाइट सेट की बात। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सके, जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो वही क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट, है ना। कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे आप काउंट नहीं करते हो, अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। देखो एग्जांपल्स क्या है, बी सेट नंबर, सेट का नाम क्या है, बी 1 2 3 4 3 डॉट 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 है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख दिया।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन कितना है, लेस देन 6 है, 5 तक है। तो जहां पे आप काउंट कर सकते हो क्या हो गया, फाइनाइट सेट। जहां पे आप काउंट नहीं करते हो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया। अगर आपसे किसी ने पूछा भैया कि सेट फाइनाइट सेट क्या होता है, कहना कि जिसे हम काउंट नहीं करेंगे, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं करेंगे वो फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं करेंगे वो इनफाइनाइट सेट है, जिसके एलिमेंट को हमने काउंट कर लिया वो फाइनाइट सेट। समझ में आ गया, कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। अब चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपसे रिलेट करता है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, सिंगल हो, जैसे कि आप हो, है ना। ऐसा एलिमेंट जिसके एलिमेंट सिंगल हो, जैसे कि आप हो, भैया आप भी क्या हो, सिंगल ही हो, तो जिसके एलिमेंट सिंगल हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो आप भी अपने आप में क्या हो, सिंगलटन सेट हो। समझ में आ गया कि सिंगलटन सेट ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जहां पे सिंगल एलिमेंट होंगे उसे आप क्या बोलोगे, सिंगलटन सेट। अगर आपको इसी को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो कि एक्स सच डेट लिख सकते हो, एक्स इज अ, यहाँ पे क्या है कि एक्स सच डेट एक्स इज न मत लिखो, देखो यहाँ पे लिखो क्या, एक्स लिख दिए, सच डेट जो 3 है ना, यहाँ पे लिखो सिंगलटन सेट की बात हुई है, तो 5 एंड एक्स जो है, उसके बाद क्या है 7। इसके बीच में क्या है कि एक्स जो है आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स को। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो सेट, इस तरीके से आप सिंगलटन सेट को लिखो। देखो एक्स की जो वैल्यू है क्या है, 5 से बड़ा है एंड 7 से क्या है, छोटा है। एक्स का जो वैल्यू है ना भैया, 5 से बड़ा है एंड 7 से छोटा है, तो उस केस में 5 और 7 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो 6 आते हैं। तो वो नंबर क्या है, अपने आप में सिंगलटन सेट है ना। समझ में आ गया है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, एम्प्टी सेट या नल सेट, जिसे आप वॉइड सेट भी बोलते हो। एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसे आप क्या बोलते हो, वॉइड सेट भी बोलते हो। देखो ए सेट दैट हैज नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे आप क्या बोलेगे भाई, तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट क्या होगा, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो वही आपका कहलाता है एम्प्टी सेट। देखो ए सेट हैज नो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय 5, या इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसी को भी आप क्या बोलोगे, तो उसको भी आप एम्प्टी सेट्स बोलेंगे। समझ में आ गया। एग्जांपल्स देखो, एक्स दैट जो एक्स की वैल्यू है, एक्स जो है क्या है, 3 से क्या है भैया, तो 3 से बड़ा है एंड 4 से क्या है, छोटा है। एक्स की जो वैल्यू है 3 से बड़ा है एंड 4 से छोटा है, तो 3 एंड 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर्स आते हैं क्या, 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर्स आते हैं क्या भैया, तो नहीं आते हैं। तो वही हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब एम्प्टी सेट को दिखाओगे कैसे, इस तरीके से दिखाओगे भैया। किस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, है ना। चलो अब बात करते हैं हम आगे टाइप्स की, इक्वल सेट्स की। अब इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स किसी भी दो सेट के एलिमेंट क्या हो, आपस में इक्वल हो। किसी भी दो सेट के एलिमेंट आपस में इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट्स। उसके अंदर ए मैटर नहीं करता कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर एलिमेंट सेम है तो वो कहलाएगा आपका इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर, देखना डेफिनेशन देखना, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट नो मैटर द ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। एलिमेंट के अंदर सेम एलिमेंट, अगर सेट के अंदर सेम एलिमेंट है तो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट्स। देखो यहाँ पे सेट ए है जहां पे एलिमेंट क्या है 1 to 3, सेट बी है जहां पे एलिमेंट क्या है 3 to 1, 1 to 3 एंड 3 to 1। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो एलिमेंट है क्या है, सेम है, लेकिन ऑर्डर क्या है, चेंज है एक दूसरे का। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट सेम है तो वो आपका कहलाएगा इक्वल सेट्स। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स की। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, तो टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट इवन इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। कहने का मतलब है इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर कि सेट्स के जो एलिमेंट का नंबर है ना वो सेम होना चाहिए, एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो चलेगा। एलिमेंट क्या जो देखो दो सेट है हमारे पास, एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 4 है, एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, एंड जो दूसरा सेट है उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, वो हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट डिफरेंट है, चलेगा। देखो
कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इवन इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स देखना, ए बी सी है, ए सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी है, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। जब जहां पे एलिमेंट ए बी सी है तो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भैया, 3 है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के क्या है, सेम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं ना। अब नेक्स्ट जो टाइप्स है देखो यहाँ पे नोट करके है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। जब कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 2 3 5 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3 5, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर्स। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है भैया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 3 है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यही चीज आपको ध्यान में देना है कि द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज द टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वही कहलाता है कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट। समझ में आ गया। चलो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसेट्स की। अब सबसेट्स क्या होता है, तो सबसेट के अंदर क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट, मान के चलो इफ द सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर इन्वॉल्व है, सेट बी के अंदर है, तो उसको आप क्या कहोगे, ए सबसेट बी। एक सेट है ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब है सेट ए के सभी एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर है तो आप कहोगे उसे ए सबसेट बी। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स देखना, 1 2 3 4 5, सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, एंड सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3। तो 1 2 3 सेट बी के अंदर है, तो आप कह सकते हो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा भैया, बी। समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई भी गिवन सेट है जिसके अंदर सभी एलिमेंट एक दूसरे सब, एक मिनट रुक जाना भाई, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो सबसेट की बात कर रहे थे, तो सबसेट क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है ना सेट ए के सभी एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर है तो उसे हम क्या कहेंगे, ए सबसेट बी। समझ में आ गया सबसेट क्या होता है। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से बोर्ड बंद हो गया था। चलो आगे चलते हैं, सबसेट समझ गए ना सभी लोग। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट की बात ही कर रहे हैं अभी तक तो हम, लेकिन जो अगला टाइप से क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है सर, तो प्रॉपर सेट सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर तो हो, लेकिन सेट बी के कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि सेट ए के अंदर नहीं हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट कि ए सेट इज, देखना कि ए सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, चलो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो हम देख रहे थे क्या भैया, तो हम देख रहे थे प्रॉपर सबसेट के बारे में। टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अब सही चलने वाला है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने बताया कि ऐसा सबसेट जिसके सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में तो हो, लेकिन सेट बी के कुछ ऐसा एलिमेंट जो कि सेट ए के अंदर नहीं हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। डिफिनेशन देखेंगे कि ए सेट इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी व्हिच इज नॉट इन ए। अब जो एलिमेंट देखो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में तो हो, लेकिन बी के कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए जो कि सेट ए के अंदर नहीं हो, तो उसी को आप क्या कहोगे भैया, तो प्रॉपर सबसेट। एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, एग्जांपल्स है ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। तो देखना यहाँ पे ध्यान से देखना कि 1 2 3 जो है बी के अंदर 1 2 3 ये तो है, लेकिन 4 5 जो है वो क्या है, सेट ए के अंदर नहीं है। तो सिंस ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी हैज एक्स्ट्रा एलिमेंट, जो कि एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 4 एंड 5 है। एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है भैया, 4 एंड 5 है। तो 4 एंड 5 जो है क्या हो गया, ए सबसेट बी हो गया, ए प्रॉपर सबसेट बी हो गया। समझ में आ गया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। चलो भैया जब प्रॉपर सबसेट समझ ही गए हो तो आते हैं पावर सेट के ऊपर, पावर सेट के ऊपर। पावर सेट क्या होता है सर, तो पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सबसे ज्यादा कि लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट
कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट, जो सबसेट होते हैं सभी के कलेक्शंस ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अगर पावर सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करोगे? पी ए से। फॉर्मूला क्या है कि इफ ए हैज एन एलिमेंट, मान के चलो सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? एन है, देन पावर सेट क्या होगा? पी ए होगा 2 के पावर एन, 2 के पावर एन। तो एग्जांपल से देखो हमारे पास एलिमेंट क्या है? 1 2 3। अगर आप ये क्या है? एलिमेंट 1 2 3, एन एन क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना? 3 हो गए। तो इसके पावर 2 के पावर 3 करोगे तो क्या बनने वाले हैं भैया? 2 के पावर 3 करोगे तो 8 बनेंगे। एंड 8 क्या बनने वाले हैं? तो 8 एलिमेंट के क्या बनेंगे? आपको पावर सेट बनने वाले हैं। 2 के पावर 3 किया आपने, क्या बना? 8। तो पी ए के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो 5 तो आएगा ही, इसके अंदर क्या है? 5 हिडन है तो 5 तो आएगा। अब जिसे आप क्या बोलते हो? एम्प्टी सेट बोलते हो। एम्प्टी सेट हो गया। सिंगल 1 लिख लिया आपने, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया एंड 1 2 लिख लिया, फिर 1 3 लिख लिया एंड 2 3, फिर क्या लिखा हमने? 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास सेट के एलिमेंट के अंदर क्या है? 1 2 एलिमेंट है, 2 डिजिट के एलिमेंट है, तो आप इसका क्या निकालोगे? 2 के पावर एन करोगे। तो 2 के पावर 2 करोगे तो क्या लिखोगे? सेट ए है, सेट का नाम आपने ए दिया, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 5 तो रहेगा ही, है ना? जिसे आप क्या बोलते हो? एम्प्टी सेट्स। 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना? 1 हो जाएंगे एंड 2 हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में 1 2 हो जाएगा। यही तो हो गया। यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका पावर सेट कहलाएगा। इसी प्रकार 3 डिजिट का भी है, 5 1 2 3 एंड 1 2 लिखोगे, 1 3 लिखोगे, 2 3 है, 1 2 3। ये आपका क्या कहलाएगा? पावर ऑफ सेट। समझ में आ गया? पावर ऑफ सेट कैसे निकालोगे कि किसी भी, अगर मान के चलो 2 के पावर 4 दिया हुआ है भैया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, तो 2 के पावर 4 करोगे। जब 2 के पावर 4 अगर करोगे तो कितने निकलेंगे? कितने एलिमेंट्स के निकलेंगे पावर सेट? तो 16 एलिमेंट के। तो उसी प्रकार आप 16 एलिमेंट के लिए निकालोगे। इसी तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप इसे तैयार कर लेंगे बढ़िया से। चलते हैं आगे। अगला टाइप है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो किसी भी छोटे छोटे जो सेट होते हैं उसका जो सबसेट होता है, बड़ा वाला सेट, वही क्या रहता है? यूनिवर्सल सेट। देखो कि व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट ऑफ लार्ज सेट, छोटा छोटा जो सेट है वो कंसीडर कहां पे हो रहा है? लार्ज सेट के अंदर। देन दिस लार्ज सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। छोटा छोटा जो सेट है, स्मॉल स्मॉल जो सेट है, वो बड़े सेट के अंदर जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर क्या हो रहे हैं? कंसीडर हो रहे हैं। तो उसी को आप क्या कहोगे? तो यूनिवर्सल सेट बोलोगे। यूनिवर्सल सेट क्या? 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 जो है, चलो हम देख रहे थे यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना? तो यूनिवर्सल सेट के बारे में देख रहे थे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो जैसे कि यूनिवर्सल सेट जो है आपके, जितने भी छोटे छोटे सबसेट, जो जितने भी छोटे छोटे जो सेट है हमारे, उन सेट के जो सबसेट होते हैं, उन सेट के उन सेट के जितने भी एलिमेंट हो वो सभी बड़े सेट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बड़े सेट के अंदर क्या होते हैं भैया? तो बड़े सेट के अंदर कंसीडर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया क्या होता है यूनिवर्सल सेट? अब यूनिवर्सल सेट के एग्जांपल्स देखो यहाँ। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अब सेट ए है जो कि एक स्मॉल सेट है, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 2 5 6 एंड सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 2 3। तो ये जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो जब सभी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के कंसीडर करेंगे तो हेयर ए बी एंड सी आर ऑल सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप से क्या है? कंपेरेबल सेट। अब कंपेरेबल सेट के अंदर क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं कि किसी भी दो सेट के, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। जैसे कहने का बात क्या है कि एग्जांपल्स है हमारे पास। सेट ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4। सेट बी के अंदर क्या है? 2 3। अब जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर के अंदर क्या है कि ए एंड बी के सभी एलिमेंट कहाँ होने चाहिए? अगर सेट ए के अंदर है तो 2 3 है, तो सिंस बी जो है सबसेट क्या है? देयरफॉर ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। अब कंपेरेबल सेट्स क्यों है सर? तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। तो जो सेट ए जो सेट बी है वो सेट ए का क्या है?
तो सेट ए का सबसेट है, तो उस केस में कह सकते हैं बी सबसेट ए। तो बी सबसेट जब ए है तो उसको ही हम क्या कहते हैं भैया, कंपेरेबल सेट। समझ में आ गया कंपेरेबल सेट क्या होता है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है सर, तो डिसजॉइंट सेट के अंदर क्या होता है कि किसी भी दो सेट जो ले रहे हो आप, किसी भी दो सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि कॉमन नहीं हो, कॉमन नहीं हो, तो उसी को आप क्या कहोगे, उसी को कहोगे भाई आप डिसजॉइंट सेट। या कहे तो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन जो कि क्या हो, नल हो, तो उसी को आप क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। Two sets are called disjoint sets if they have no common elements. If they have no common elements, in other words, the intersection of two disjoint sets is the empty sets. कहने का मतलब है किसी भी दो सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो उसका एम्प्टी सेट्स आंसर आता है, तो वही कहलाता है आपका डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल्स देखना भाई कि ए बी सी डी है एक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर क्या है, ई एफ जी एच है, तो दोनों सेट क्या है, एक दूसरे का जब दोनों का एक दूसरे का इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो सेट आपस में क्या होते हैं, जब दो सेट कॉमन हो तो वही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे हम इंटरसेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो वही आपका कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो अभी तक क्या हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू सेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन जाना हमने सेट के बारे में। फिर सेट के अंदर हमने देखा एक एक करके डेफिनेशन उसके कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जाना। फिर हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑन सेट के अंदर हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ तो कैसे बनाएंगे, एंड सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाओ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस दोनों एग्जाम्पल्स भी देखे थे इनके ऊपर। देन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर हमने कितने टाइप्स पढ़े, तो 12 टाइप्स पढ़े, और इन 12 टाइप्स से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसेट से, प्रॉपर सबसेट से एंड पावर सेट से। तो इन सभी टॉपिक को आप ध्यान से नोट्स कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, एंड आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका मार्क्स भी अच्छे से अच्छा ऑब्टेंड होगा। तो आई होप आप लोगों को सभी के सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो तब तक के जय हिंद, बहुत जल्द मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। थैंक यू।